तुर्की की एयरफोर्स होगा अब और शक्तिशाली। अमेरिकी फाइटर जेट फेंकेंगे बाहर, खुद का एडवांस फाइटर जेट मैदान में उतारने की तैयारी। आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया साइन। वहीं दूसरी तरफ कभी ईरान से बिना शर्त सरेंडर की बात करने वाले ट्रंप ने खुद कर दिया सरेंडर। रक्षा मंत्री हेग सेथ के सामने अमेरिकी पत्रकार ने रखे सबूत। और इनके अलावा इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही। भ्रष्टाचार केस में 84वीं बार कोर्ट पहुंचे नेतन्याहू। साथ ही आपको बताएंगे मिडिल ईस्ट में तुर्की और सऊदी अरब तेजी से आ रहे एक दूसरे के करीब, मुफ्त वीजा समझौता। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, तुर्की ने अपनी एयरफोर्स को और ज्यादा ताकतवर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अपने घरेलू 5th जनरेशन फाइटर जेट कान की खरीद के लिए आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। यह समझौता इस्तांबुल में चल रही साहा 2026 इंटरनेशनल डिफेंस एंड एरोस्पेस एग्जीबिशन प्रदर्शन के दौरान हुआ। यह कॉन्ट्रैक्ट तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री सेक्रेटरीट और टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच साइन किया गया। इस मौके पर तुर्की डिफेंस इंडस्ट्री के प्रमुख हलुक गोरगुन और कंपनी के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। कान फाइटर जेट को तुर्की के नेशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के तहत तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद आने वाले वर्षों में तुर्की एयरफोर्स के पुराने F-16 फाइटिंग फाल्कन लड़ाकू विमानों को धीरे धीरे रिप्लेस करना है, जिन्हें 2030 के बाद हटाया जाना शुरू होगा। इसका सीधा मतलब है कि अब यह प्रोजेक्ट सिर्फ टेस्टिंग या डेवलपमेंट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि तुर्की एयरफोर्स में शामिल करने के स्टेज तक पहुंच गया है। यानी अब सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस जेट के लिए फंडिंग, प्रोडक्शन और सेना में तैनाती को मंजूरी दे दी है। मतलब तुर्की अब अमेरिका की जगह अपना फाइटर जेट अपने एयरफोर्स में शामिल करेंगे। इस जेट की सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह तुर्की की घरेलू तकनीक से विकसित किया जा रहा है। इसमें आधुनिक 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसी कई एडवांस खूबियां होंगी, जैसे रडार से कम दिखाई देना यानी स्टील्थ क्षमता, अंदरूनी हथियार प्रणाली, तेज मोड़ लेने की क्षमता, एडवांस सेंसर और युद्ध के दौरान बेहतर जानकारी जुटाने वाला सिस्टम। समझौते के बाद हलुक गोरगुन ने कहा कि साहा 2026 सिर्फ हथियारों की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि तुर्की की रक्षा ताकत को कई दिशा देने वाला मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि ड्रोन, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और लड़ाकू विमानों से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पर एक साथ काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की की रक्षा इंडस्ट्री अब तेजी से आत्मनिर्भर बन रही है और देश अपने सुरक्षा बलों के लिए आधुनिक हथियार खुद तैयार कर रहा है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका ने बुधवार को ईरान के सामने युद्ध विराम के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है। इससे पहले रक्षा मंत्री हेग सेथ और जनरल डेन केन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान अमेरिकी पत्रकार और न्यूज मैक्स के रिपोर्टर ने हेग सेथ से कहा कि ट्रंप ने ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। पत्रकार ने इसके लिए सबूत सामने रखा है। रिपोर्टर के मुताबिक 28 फरवरी को ट्रंप ने पोस्ट किया कि हम जल्दी ही ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने आम नागरिकों से इसके लिए तैयार रहने को कहा। 7 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान को सिर्फ बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करना होगा। 7 अप्रैल को ट्रंप ने युद्ध विराम की घोषणा की बिना किसी ठोस बातचीत के। 6 मई को मार्को रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने की घोषणा की, वो भी समझौते के बिना। रिपोर्टर इन सब तर्कों को देते हुए दावा किया कि अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर कर दिया है। हेग सेथ ने रिपोर्टर के सवाल पर जोर देकर कहा कि ट्रंप ने किसी भी बात पर हार नहीं मानी। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला दिया है, वहीं वो ईरान के सामने डील के लिए नए नए प्रस्ताव भेज रहे हैं। बुधवार को अमेरिका की ओर से ईरान को एक और प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें युद्ध खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने की शर्तें हैं। अमेरिका ने ईरान को प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए 48 घंटे का समय दिया था। इस प्रस्ताव के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिकी सेना के प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को रोक दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस ऑपरेशन को थोड़े समय के लिए रोका जाएगा ताकि यह देखा जा सके कि तेहरान के साथ कोई समझौता
पक्का हो पाता है या नहीं। दरअसल शांति वार्ता की कोशिशों की शुरुआत से ही ईरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटा है। इस प्रस्ताव पर सभी की नजरें, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की ओर से पिछले प्रस्ताव बिना शर्त मानने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी प्रस्ताव के बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि अमेरिका अधिकतम दबाव की नीति अपना रहा है और ईरान से उम्मीद करता है कि वो उसकी एक तरफा मांगों के आगे झुक जाए, जो तेहरान के लिए नामुमकिन है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर तेल अवीव की जिला अदालत पहुंचे, जहां उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई हुई। खास बात यह है कि यह उनकी कोर्ट में 84वीं पेशी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब केस 4000 की सुनवाई लगभग खत्म होने वाली है और इसके बाद अदालत केस 2000 पर आगे बढ़ सकती है। नेतन्याहू पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने बड़े बिजनेसमैनों से महंगे गिफ्ट और फायदे लिए, बदले में उन्हें सरकारी मदद और सुविधाएं दी। इसके अलावा उन पर मीडिया कवरेज को अपने पक्ष में करवाने और टेलीकॉम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बदले सकारात्मक खबरें लेने के आरोप भी है। हालांकि नेतन्याहू लगातार इन सभी आरोपों से इनकार करते रहे। उनका दावा है कि यह पूरा मामला राजनीतिक साजिश है और उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश की जा रही है। इस बीच नेतन्याहू पर सिर्फ घरेलू कानूनी दबाव ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी ने 2024 में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। उन पर गाजा पट्टी में युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप लगाए गए हैं। अक्टूबर 2023 से गाजा में जारी इजरायली सैन्य अभियान में भारी तबाही हुई है, जिसमें हजारों लोगों की मौत और लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। इसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नेतन्याहू की आलोचना तेज हुई है। ये भ्रष्टाचार केस 2020 से चल रहा है और बीच बीच में युद्ध और सुरक्षा कारणों की वजह से कई बार सुनवाई टाली भी गई। कई मौकों पर नेतन्याहू की गवाही आखिरी समय में रद्द करनी पड़ी। बता दें कि अगर नेतन्याहू दोषी साबित होते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तुर्की और सऊदी अरब के रिश्तों में अब तेजी से नई मजबूती दिखाई दे रही है। राजधानी अंकारा में हुई तुर्की सऊदी कोऑर्डिनेशन काउंसिल की बड़ी बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ गाजा संकट पर भी अहम चर्चा की। इस बैठक में तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद शामिल हुए। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट जैसे कई बड़े क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत करने पर बात की। सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों देशों ने डिप्लोमेटिक और स्पेशल पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीजा फ्री एंट्री का समझौता साइन किया। यानी अब दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी और खास प्रतिनिधि बिना वीजा आसानी से यात्रा कर सकेंगे। इसे तुर्की और सऊदी अरब के बीच बढ़ते भरोसे का बड़ा संकेत माना जा रहा है। बैठक में सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों की बात नहीं हुई बल्कि गाजा स्ट्रिप में जारी हालात पर भी गंभीर चर्चा हुई। दोनों देशों ने क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय संकट को लेकर चिंता जताई। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देगी और वे समझौते दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में बदलते हालात के बीच तुर्की और सऊदी अरब अब पहले से ज्यादा करीब आते दिख रहे हैं। खासकर रक्षा और ऊर्जा सेक्टर को दोनों देश भविष्य की बड़ी साझेदारी का आधार बना रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही।